तो भी आंसर सेम ही आया। हाँ, आंसर सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। थोड़ा एक्चुअली बहुत, आंसर हाँ, हम लोग पॉइंट में आगे किलो न्यूटन मीटर में ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरी करना चाहिए आंसर, है ना। थोड़ा बहुत तो एक पॉइंट में पॉइंट, आगे पीछे। हाँ हाँ, पॉइंट में थोड़ा बहुत करेगा। बोले ना कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर जितना कंक्रीट हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट टॉप फाइबर में, एरिया ऑफ कंक्रीट का बात करें तो ये जितना रिप्लेस हो रहा है, किसके बराबर रिप्लेस हो रहा है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील के बराबर ये एरिया रिप्लेस हो रहा है। तो ये कंक्रीट का छोटा सा एरिया जो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील के बराबर का रिप्लेस हो रहा है, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा फोर्स में, बहुत कम, है ना। थोड़ा सा। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हैं, है ना, कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसका फोर्स एनालिसिस नहीं करेंगे। तो फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे उसमें जो हम लोग ऐसे लिखते थे, एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के, है ना। 45 एफ सी के, तो इसमें हम लोग इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं बस एफ एस सी इंटू ए एस सी, इतना ही बस। जो हम लोग का टॉप फाइबर में स्टील प्रोवाइड किए हैं बस यही उसका। था, इतना ही लिखा हुआ था बुक में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ज़्यादा जान लिए तो, है ना, ज़्यादा जानकारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तुम लोग को याद होगा कि हम लोग सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में डिज़ाइन फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे, डिज़ाइन फार्मूला कैलकुलेट किए थे, क्यूबीडी स्क्वायर, है ना, के, लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर जिसको बोलते हैं, मोमेंट रेसिस्टेंस फैक्टर क्यू, लीवर आर्म फैक्टर जे, ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में। तो हम लोग डबल रेनफोर्स्ड बीम में भी वही सारी चीजें जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और डिजाइन फार्मूला हम लोग डबल रेनफोर्स्ड बीम का बनाएंगे, है ना। तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिजाइन फार्मूला। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग किए हैं, डिजाइन फार्मूला जो हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग और आसानी से डबल रेनफोर्स्ड बीम को समझ पाएंगे, और भी क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग फिर, है ना, डिजाइन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा डबल रेनफोर्स्ड बीम का, और ये सीख जाओगे तो उसके बाद जो टी बीम हम लोग पढ़ेंगे वो और आसान लगेगा तुमको, है ना। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, डिजाइन फार्मूला और लिख देते हैं, डिजाइन फार्मूला ऑफ डबल रेनफोर्स्ड बीम। डिजाइन फार्मूला ऑफ डबल रेनफोर्स्ड बीम। एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, कि बीम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लिख देते हैं डिवाइडिंग, divide the beam in two parts, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो तुम्हें याद होगा कि हम लोग डिजाइन फार्मूला डिस्कस किए थे सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में, तो वो हम लोग किसके लिए किए थे, बैलेंस सेक्शन के लिए किए थे, है ना। यस सर। तो यहाँ भी हम लोग बैलेंस सेक्शन को ही, बैलेंस सेक्शन जो भी डिजाइन करते हैं हम लोग वो बैलेंस सेक्शन पे ही करते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग डिजाइन फार्मूला जनरेट करेंगे, वो बैलेंस सेक्शन के लिए करेंगे। बैलेंस सेक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। तो फॉर बैलेंस सेक्शन या फॉर लिमिटिंग सेक्शन लिख सकते हो, फॉर बैलेंस सेक्शन या फिर फॉर लिमिटिंग सेक्शन। इसी के लिए हम लोग डिजाइन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। अब दो पार्ट में बीम को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स कैसा होगा देख लो। इसको बोलेंगे पार्ट वन,
ये हो जाएगा पार्ट 2। जो पहला पार्ट 1 होगा वो जो हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जैसा डिजाइन किए थे सेम वैसे ही होगा, है ना। एक मिनट, देखो तुम लोग लेट मत आया करो, जो टाइम है उस पे आ जाया करो, ठीक है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि तुम लोग फिर आ रहे हो तो हम एडमिट करते रहे बार बार, पता नहीं चल पाता, तो ऐसे ही लाइन में खड़े रहोगे पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो टाइम पे क्लास में एंटर कर लिया करो। ये सर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बना रहे सर, इसलिए लेट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना आगे से। जी सर। तो ये जैसा है कि हम लोग डिजाइन फार्मूला और जनरेट कर रहे हैं, डिजाइन फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, हम लोग बीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और डिजाइन फार्मूला हम लोग लिखते किसके लिए है, लिमिटिंग सेक्शन के लिए लिखते हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग सेक्शन या फिर उसको कह सकते हैं बैलेंस सेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। बैलेंस सेक्शन। तो पार्ट 1 कैसा होगा, जैसा हमने सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में डिजाइन किया था, ये नीचे आपका, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस के जो बॉटम पार्ट है वो आपका टेंसाइल जोन है, और जो अपर पार्ट है आपका वो क्या है, कंप्रेशन जोन है, या कंप्रेसिव पार्ट इसको आप बोल सकते हैं। इसमें कंक्रीट भरा हुआ है, नीचे वाले पार्ट में भी कंक्रीट है, लेकिन एज पर एजम्पशंस हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले पार्ट में जो कंक्रीट है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एजम्पशंस में हमने पढ़ा था, है ना, कि टेंशन साइड में जो स्टील है वो कोई भी हेल्प नहीं कर, सॉरी, टेंशन साइड में जो कंक्रीट है वो कोई भी हेल्प नहीं करता कि वो टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट कर सके और स्टील का हेल्प कर सके, इसीलिए जो अब स्टील का हेल्प ही नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, चलो हटाओ, जब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है तो तुमको क्यों माने हम कि तुम हो। तो हम लोग कंक्रीट को नहीं मानते हैं कि टेंसाइल जोन में हमारा कंक्रीट है भी, है ना, और मान भी ले तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कोई हेल्प नहीं करेगा स्टील का। और ये हो गया AST1, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, AST1, जो हमारा सर पार्ट 1 है वो क्या हो जाएगा, AST1 हो जाएगा, दिख रहा है AST1 लिखा हुआ। हाँ बोलिए। सर एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना सर, आखिर डालने का तो कुछ तो रीजन होगा ना सर। क्या डाल करेगा, कंक्रीट, कंक्रीट नीचे नहीं टेंशन रहेगा, आधा में कंक्रीट डालेगा। नहीं, वही वो बोल रहे सर, कुछ तो रीजन होगा ना सर। एकदम बिल्कुल रीजन होगा भैया, कंक्रीट में तुमने पढ़ा है ना, FCT के बारे में पढ़ा होगा, 0.7 अंडर रूट FCK पढ़ा है, यस सर। और ये यस देख सर। लो FCK तुम्हारा है किसके बराबर, जो कंप्रेसिव, जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK, ये कितना है तुम्हारा, स्ट्रेस कितना ले रहा है, 0.45 FCK, है ना। अब तुम ये वाला यस सर। FCT, ये तुम्हारा क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ, तो तुम कंपेयर कर लो ना, अंडर रूट भी है 0.7 भी मल्टीप्लाई है, मतलब FCK का अंडर रूट, मतलब इसका मान लो कि यहीं पे देख लो ना कि FCK मान लो तुम्हारा कितना है, 20 मेगा पास्कल, या 25 है, 25 मान लो, यहाँ 25 यस सर। 25 मेगा पास्कल मान लो, यहाँ पे FCK 25 MPa है, ठीक है, ये तुम्हारा यस सर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब जो FCT यस है सर। तुम्हारा, ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं हम लोग कंक्रीट का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का अगर टेस्ट करते हैं कंक्रीट का तो ये वैल्यू आता है 0.7 रूट FCT। अब ये 25 को इसमें रख दो तो FCT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, और 5 का भी 7%, मतलब 2.5 0.35 आ जाएगा, है ना, या 3.5 यस आ सर। जाएगा। तो ये देख लो 3.5 और 25 मेगा 2.5 है। पास्कल, हाँ 3.5 या 25 मेगा पास्कल, तो मच मच लेस देन है ये, 3 जो है वो यस सर। बहुत ही छोटा है 25 से,
तो क्या हम इसको क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। जितना कंप्रेशन में sir. कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके मुकाबले तो टेंशन में बहुत ही कम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे इग्नोर करके चलते हैं। इसीलिए एजम्पशन से मान के चलते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो टेंसाइल जोन में ना के बराबर है, Yes sir. कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसको तो AST हेल्प बोलेंगे। के मामले बोले पार्ट 1 हमारा होगा, इसमें AST 1 होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया, बी डेप्थ सब यही रहेगा। इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रेस डायग्राम का वैल्यू तुम लोग बताओगे। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है इसका वैल्यू तुम लोग बताओगे, है ना। इसका स्ट्रेस डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से कुछ पैराबोला जाएगा और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग ने निकाला था C1 या C, ये कितना आया था बता दो। C1 sir. 0.42 FCK सर 0.36 ये C1 आया था 0.36 FCK Yes sir. into XU, यही वैल्यू आया था का, है ना। तो टर्म को नीचे ही लिख देते हैं, C1 नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, C1, है ना। ये डायग्राम याद रखना, डिजाइन फार्मूला याद रहेगा 0.36 FCK BXU, V into XU. है ना। ये हो गया तुम्हारा C1 फोर्स निकल के आया था। इसका लीवर आर्म भी तुमको पता होगा कितना आएगा, ये लीवर आर्म जो इसको बोलते हैं, है ना, D माइनस D minus 0.42 0.42 XU. 0.42 बहुत x बढ़िया। टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट किए थे, ये बताओ कितना है, 0.87। 0.87 FY upon ES. अब AST 1 यहाँ AST पे लिखे हैं तो AST 1 इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, AST 1 यहाँ पे लिख देंगे। ये था मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम, Strength. ये मेरा क्या था, सिंगली रेनफोर्स बीम। आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी डायग्राम समझो। ये था मेरा सिंगल रेनफोर्स बीम, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 2 में क्या है। अब तो इसमें कंक्रीट है हमारा, इस पार्ट में क्या है, कंक्रीट है, एरिया ऑफ स्टील 1 है। अब इसमें क्या ऐड किए हम लोग, डबल रेनफोर्स बीम बनाए ना इसको, इसी को ना डबल रेनफोर्स बीम में कन्वर्ट किए। तो इसमें क्या ऐड किए हम लोग, टॉप में स्टील Cross check. yes sir है ना, और इसको हम लोग बोले कि यहाँ पे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ऐड कर रहे हैं AC। SC. अब ये कुछ फोर्स यहाँ पे रेसिस्ट करेगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन बना रहे हैं, और हम जानते हैं कि C1 और T1 फोर्स, C फोर्स कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है, इक्वल करना होता है। तो जितना एरिया ऑफ स्टील हम लोग ऊपर में प्रोवाइड किए हैं, जितना फोर्स रेसिस्ट करेगा उसी के बराबर का फोर्स हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि तो अनबैलेंस्ड हो गया ना। यहाँ तो AST 1 है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील हम लोग प्रोवाइड कर दिए, तो फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग को बॉटम में क्या करना होगा, स्टील को बढ़ाना होगा। ये समझ में आ रहा है Yes बात? sir. अगर ये नहीं समझ में Yes, आ sir. रहा है तो अब दूसरे तरफ से आते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग क्या कर सकते थे कि एरिया ऑफ स्टील हम लोग को तो क्या करना था कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ, एक्चुअली हम पहले ही क्लास में बताए थे कि हम लोग को डबल रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमारा जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है हमारा लिमिटिंग मोमेंट से ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ से ज्यादा आ जाता था। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग सेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो जितना XU है यहाँ पे क्या हो जाएगा, XU लीम हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसके लिए कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए ना, तो बैलेंस सेक्शन में जितना XU है क्या हो जाएगा, XU लीम हो जाएगा। क्लियर है जी। अब ये देखो, हम लोग को क्या करना था कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा था MU लीम से, तो हम लोग चाहते क्या, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, सेक्शन तो फेल हो जाएगा ना। हमेशा जो भी मोमेंट आएगा वो किससे कम होना चाहिए, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, तभी तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट तो नहीं, हमको तो बेंडिंग मोमेंट घटाना नहीं है, हम इतना मोमेंट देंगे ही देंगे, तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम बनाओ, तुम जानो, तुम समझो कैसे क्या करोगे, लेकिन हम तो इतना बेंडिंग मोमेंट देंगे, हम इतना लोड देंगे ही। अब तुम अपना बीम को कैसे मजबूत करना है कर लो। तो अब हम लोग क्या किए कि MU लीम को क्या करना होगा, हमको बढ़ाना होगा। इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक उपाय आया, है ना।
सूरज W सोचा कि क्या करते हैं कि यहाँ पे सर सुनिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट बढ़ा देते हैं सर, मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर एक होशियार बच्चा बोला कि नहीं सर ऐसे तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा तो ब्रिटल फेलियर होगा, तो ब्रिटल फेलियर होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, फिर बिना कुछ बोले ही गिर जाएगा, है ना। आज ही सुबह अहमदाबाद में एक बिल्डिंग गिर गया, तो हाँ उधर हवा चल रहा है मेरे को। हाँ, तो इसीलिए क्या हाँ, किए हम लोग कि अब हमारे पास दूसरा उपाय रहा कि सर ठीक है एक काम करते हैं सर, नीचे रेनफोर्स बढ़ा देते हैं और हम लोग ऐसा काम करेंगे सर कि ऊपर भी कुछ रेनफोर्समेंट बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा सर कि जो ओवर रेनफोर्स होगा ना सर, ऊपर रेनफोर्समेंट डालेंगे ना सर तो वो बैलेंस कर देगा। ऐसा एक होशियार बच्चा बोला, तो हम बोले तो अच्छा बात बोल रहा है, चलो ऐसा करके देखते हैं। तो हम लोग क्या किए कि एक जो होशियार बच्चा था उसमें वो क्या बोला कि नीचे एयर स्टील हम लोग बढ़ा देते हैं सर, ठीक है, तो हमारा मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम बोले चलो बढ़ा दिए, चलो बढ़ा दिए, और ये बढ़ाया वो जो स्टील है इसको बोले एरिया ऑफ स्टील 2, ठीक है। अब बोला कि सर ये तो ओवर एनफोर्स्ड हो गया, तो अब क्या करें सर, तो हम बोले कि एक काम करो ऊपर भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, ऊपर में भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, तो ओवर एनफोर्स्ड से हमारा सेक्शन जो है वो बच जाएगा। तो बोला हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हैं, तो ऐसा काम किए हम लोग, समझ गए। Yes. अब तो इसमें कंक्रीट और AST1 है पार्ट 1 में, इसमें ऐड क्या किए हम लोग, इसमें हम लोग AST. लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए एरिया को, नीचे वाला स्टील का एरिया को बढ़ाएं, तो अब जो नया वाला एरिया ऑफ स्टील हो गया बढ़ के, मतलब टोटल AST कितना हो गया, AST1 प्लस AST2, AST1 plus AST2. ST2 है ना। तो AST2 एक्स्ट्रा ऐड किए हम लोग, इससे क्या हो गया हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड हो गया। तो उसके बाद किए क्या क्या किए हम लोग कि जब हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड हो गया तो कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड कर दिया, इससे क्या हो गया हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स होने से बच गया। तो एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड किए इसमें पार्ट 2 में, पार्ट 2 में एक्स्ट्रा ऐड किए एरिया ऑफ स्टील 2, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, यही दोनों ऐड किए हम लोग। कंक्रीट तो इसमें दोबारा नहीं ना बढ़ाए हम लोग, इसमें कंक्रीट नहीं है, तो इन दोनों का फोर्सेस देखते हैं, है ना। एक देगा टेंसाइल फोर्स तो उसको हम लोग इस साइड दिखा देते हैं, एक देगा कंप्रेशन फोर्स तो उसको हम लोग इस साइड दिखा देते हैं, जरूरी नहीं है दोनों एक साइड भी दिखा सकते हो, बस समझना है एक कंप्रेसिव फोर्स ऊपर वाला दे रहा है और नीचे वाला टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, बस इतना समझना है। ये देगा टेंसाइल फोर्स रेसिस्ट करेगा और नीचे वाला ऊपर वाला कंप्रेसिव फोर्स रेसिस्ट करेगा, नीचे वाला टेंसाइल फोर्स। तो ऊपर वाला जो फोर्सेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं C2, उसको क्या बोलेंगे C2 Yes, sir. C2, और C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा C2 का मतलब FSC into ASA FSC into ASC, to और हम लोग ASC चाहेंगे तो इसमें घटा भी सकते हैं किसका वैल्यू, जो कंक्रीट कंक्रीट का 0.4 का वैल्यू हाँ हाँ, तो हम लोग उसको लेके ही चलते हैं, FSC माइनस 0.45 FCK into into ASC, यही फोर्स होगा, yes sir है ना। और नीचे जो T2 फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.87. 0.87 FI into AST FY into Yes. AST2। 2 AST2 हाँ, sir. बस ये डायग्राम समझ गए, काम हो गया। इसका जो डिस्टेंस होगा ये वाला जो C2 फोर्स आया है यहाँ पे, वो कितना पे आएगा, DC डिस्टेंस पे आएगा, हाँ, DC yes sir distance. ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, DC होगा। और ये जो लीवर आर्म होगा इसको बोलेंगे लीवर आर्म 2, LA2, और ये LA2 का वैल्यू Yes, कितना sir. होगा, D माइनस, D D minus minus DC DC DC. बहुत बढ़िया, D माइनस DC हो गया। जी सर अब हम लोग को ये जो फिगर है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो फिर हम लोग को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो हम लोग आसानी से सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्सेस कैलकुलेट किए हैं पार्ट 1 में, इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, MR1 बोल सकते हैं, मोमेंट रेसिस्टेंस 1, हाँ, MR1 है ना। yes, yes और sir इसको बोलते हैं Yes. MR2, मोमेंट ऑफ Two. रेसिस्टेंस
2 बोल देते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, MR आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। है ना। MOR बोलो चाहे MR बोलो, है ना। अब हम लोग निकालते हैं अलग अलग पार्ट में, जैसे हम लोग कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से MR निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA। LA2 अब इसको क्या ले सकते हैं, C1 फोर्स को 0.36 FC के बी एक्सयू लीम, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग के लिए बैलेंस के लिए कर रहे हैं, लिमिटिंग ले रहे हैं। लीम D माइनस Yes. 0.42 एक्सयू लीम, XU ली। ठीक है। यस सर। ऐसा और क्या करेंगे, प्लस C2 के लिए क्या Plus लिखेंगे हम लोग, SC इंटू FSC माइनस हाँ, 0.45 SC के 0.45 देते FSC माइनस 0.45 FC के इनटू ASC, ये हो गया मेरा ASC, फोर्स, C2 फोर्स, और लीवर आर्म D minus मल्टीप्लाई DC। करेंगे इसमें तो D माइनस DC। क्लियर है, ठीक ये है। मेरा हो गया Yes, sir. मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड का। अगर MOR टेंशन साइड का लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर टेंशन साइड के T1 लिखने क्या होगा, T1 इंटू LA1 प्लस प्लस T2 इंटू LA2। अब LA2 T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.87 0.87 FY इंटू ST1 ST1 बढ़िया। लीवर आर्म का वैल्यू हो जाएगा D माइनस 0.42 XU लीन, यस सर। ठीक है। प्लस यस सर। T2 फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस 0.87 FY ST2 इंटू D माइनस D डैश D माइनस D C D जो बोलना, वाई डी। ठीक है। तो ये हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड का लिख दिए, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टेंशन साइड का लिख दिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कैसे हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है। इफ एक्चुअली हम फिर से बात वही करेंगे कि हम लोग को डबल एनफोर्स बीम डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इफ एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MR1। पहले किससे चेक करेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, MR1। इसको बोल सकते MR1 को क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। और क्या बोल सकते हैं, MU लिम बोल सकते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट हमारा MU लिम से ज्यादा अगर बड़ा आ गया, है ना, और MU लिम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, QBD स्क्वायर लिखते थे बैलेंस सेक्शन के लिए, यस सर। यस सर। याद आ गया है ना। अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट MR1 से अगर ये ज्यादा आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप्स 1 में आते हैं। पहला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, QBD स्क्वायर निकालेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, MOR कैलकुलेट करेंगे। पहला डिटरमाइन, अब बता रहे हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा है, मतलब एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, तो पहला काम क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि ये ज्यादा है या कम है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमाइन MR1 इज इक्वल टू, या MU लीम ही कर दो ना सीधे, MR1 छोड़ो, इसको क्या लिखते हैं, MU लीम। डिटरमाइन MU लीम निकाल लेंगे पहले। कैसे निकालेंगे, QBD स्क्वायर हमको पता है फॉर्मूला, है ना। Q यहाँ पे क्या है, यस सर। मोमेंट Q फैक्टर, है ना। एक बार हाँ मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है। तो बताओ क्या होता है, 0.36 FC के इंटू के के इंटू 0.42 1 माइनस 0.42 के। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, याद रखना इसको, क्यू निकालने में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग MU लीम कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग AST
1 निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम ये तो हो गया मेरा, है ना, mu lim देख लेंगे, है ना, कि हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे mu lim का वैल्यू। अब इस mu lim के लिए mr1 निकाल लेंगे, समझ रहे हो, mu lim का वैल्यू निकल गया। यस सर। मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा केस हो जाता है कि एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट mu lim से बड़ा हो जाता है, तो हम लोग के पास mu lim पहले निकालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्टील 1 निकालेंगे, AST1 कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर MR1 या mu lim। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर mu lim। mu lim के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, AST1। एक बार फिगर में समझाते हैं हम, देखो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला तुम देखे कि तुम्हारा क्या हो गया कि बेंडिंग मोमेंट जो तुम्हारा है, जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है, वो ज्यादा आ गया MR1 से। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग देखेंगे कि ये MR1 के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील मेरा लग रहा है ना। ये हम लोग देख लेंगे कि MR1 के लिए एरिया ऑफ स्टील कितना लग रहा है, वो तो निकाल लेंगे ना। MR1 निकालना बहुत आसान है, कैसे निकाल लेंगे, mu lim निकाल लेंगे, QBD स्क्वायर, MR1 निकल गया। तो हम लोग देख लेंगे कि यस सर। कितना एरिया ऑफ स्टील लग रहा है। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट 1, जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट 1 था, उसमें हम लोग mu lim को माइनस कर लेंगे। तो ये क्या देगा हमको, MR2 देगा। ये क्या देगा, MR2 दे देगा। MR2 दे देगा। अब ये MR2 देगा। MR2 क्या होगा, इसी MR2 के लिए ना हमको एरिया ऑफ स्टील 2, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन स्टील दोनों कैलकुलेट करना है। हाँ, यस यही सर। अच्छा डिजाइन हुआ। हो गया। डिजाइन में क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील ही तो कैलकुलेट करते हैं, कितना एरिया ऑफ स्टील हमको देना है, यही ना डिजाइन में कैलकुलेट करते हैं। और सेक्शन कैलकुलेट करते हैं जी। कि, और तुम्हारा तो पहले ही बता दिया डब्ल्यू एनफोर्स बीम में कि सेक्शन का विड्थ और डेप्थ क्या रहेगा, पहले से फिक्स्ड रहेगा। तो इसमें विड्थ और डेप्थ निकालने का झंझट ही नहीं है कि कितना विड्थ होना चाहिए, कितना डेप्थ निकालना चाहिए, है ना। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, बस तुमको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड। तो सिंपल सा काम क्या करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा आ गया MR1 से, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि MR1 के लिए एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, mu lim के लिए क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ स्टील MU lim के लिए स्टील 1 निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ मोमेंट है उसी को तो रेसिस्ट करवाना है। उसको रेसिस्ट करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्टील 2 और ASC स्टील 2 निकाल प्रोवाइड कर देंगे। बस यही काम AC हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला काम समझ गए कि mu lim के लिए एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो mu lim का वैल्यू हमारे पास है और एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला भी हमारे पास है, 0.87 FY इंटू AST1 और D माइनस 0.42 XU lim। XU। अब ये बताओ कि इसमें क्या अननोन है हमारे पास, बस एरिया ऑफ स्टील ही ना, mu lim तो निकाल ही लेंगे, यस सर। है ना। यस सर। mu lim कैलकुलेट कर निकल लेंगे, जाएगा। AST1 बस अननोन है हमारा यहाँ पे, तो AST1 है, तो AST1 यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो AST1 यहाँ से तुम्हारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। AST1 जब कैलकुलेट कर लिए, तब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट दूसरा कैलकुलेट मोमेंट करके उसमें से कैलकुलेट घटा करेंगे, देंगे। है ना। तीसरा क्या करेंगे, फॉर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए ही तो दोनों एरिया कैलकुलेट करना है, AST2 और एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन। यहाँ लिखेंगे फॉर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, रिमेनिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट कितना बच जाएगा, MR2 इज इक्वल टू जो हमारा एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग है, मोमेंट उसमें माइनस mu MU lim लिमिट। को माइनस कर लेंगे, या mu lim को MR1 भी लिख सकते हो, है ना। यस सर। इसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसी के लिए क्या करना है, MR2 के लिए डिजाइन ASC AST2। और लिखना सही नहीं है, एंड लिख देते हैं, एंड AST2। तो अब AST2 कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला बताओ, फिगर में देख के कुछ आइडिया मिलता है। MR2
MR2 को सही है कि हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला ही लिख लें। ये रिमाइंडिंग बेंडिंग मोमेंट वगैरह कितना बचेगा, BM माइनस MU लीम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं सर 0.87 0.87 FY B माइनस 0.42 DC सॉरी हाँ 0.42 ये लिख सकते हैं, यस सर सही यही लिखेंगे, यस लिख सकते यही लिखेंगे, बताओ। हैं ST2 नहीं नहीं ये D गलत माइनस है। D डैश लिखेंगे DC लिखेंगे सर हाँ, DC लिखेंगे D देखो माइनस DC होगा फिगर सर। देखो, फिगर देखो यस यहाँ सर पे D माइनस DC LA2 यूज लीवर आर्म करेंगे 2 ना, ये लीवर आर्म MR2 उसका के D माइनस लिए, DC होगा। हाँ ये MR2 के लिए क्या यूज, इसलिए बोल रहे फिगर देखो है ना, MR2 के लिए क्या यूज करेंगे। अब इसमें AST2 है तो हमको क्या करना है, T2 इंटू LA1 है ना, तो निकल जाएगा MR2। एक बार क्या करेंगे, दूसरे बार Yes, sir. T2 इंटू LA2 निकल जाएगा ASC है ना। तो ये हो गया जी। मेरा T2 और इंटू LA2 क्या हो जाएगा, D माइनस DC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AST2 निकल के आ जाएगा, बाकी सब चीज तो नो नहीं होगा, तो यहाँ से AST2 को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा चीज तुम्हारा हो गया, सॉरी ASC के लिए क्या करोगे, फिर से करेंगे बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लीम इज C2 इक्वल इक्वल टू टू, T2 कर देंगे है ना, यहाँ पे क्या करेंगे 0.8 C2 इंटू LA2, C2 कितना हो जाएगा FSC माइनस 0.42 माइनस 0.45 445 ना जी, X 45 हाँ 4 वही 4.5 हो जाएगा सर 0.45 इंटू ASC, ये C2 फोर्स बन गया, इसमें टू मल्टीप्लाई कर देंगे D माइनस DC, यहाँ से जो निकल के आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा AC है ना। तो AC निकल जाएगा, AST2 निकल जाएगा, तुम्हारा काम जो है डिजाइन का हो गया, स्टील का नंबर बता देंगे वो अपने हिसाब से। सारा काम तुम्हारा हो गया। अब इस पे हम लोग डिजाइन का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कैसे AST1 AST2 ASC निकालेंगे, है ना। यस सर धीरज है क्या, धीरज नहीं है धीरज क्या? नहीं है सर आज क्लास अच्छा, नहीं किसी सर के पास नीलम शर्मा का बुक है, Yes, sir. तो एक काम करना, ये डिजाइन का जो क्वेश्चन होगा डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम का, उसका PDF बना के भेज देना, ठीक है। Okay, sir. और जितना क्वेश्चन है उसको और कंप्लीट करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारा जो नहीं बना, और कुछ डिजाइन का क्वेश्चन एक आध हम करवाएंगे, ठीक है। ओके सर थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस पेज को हम चाहते हैं शेयर करना, लेकिन ये मेल पे जाएगा, है ना, चाहते हैं इसको, लेकिन ये ओके सर मेले में कर दीजिए। मेल पे है, किसके किसके मेल पे हम करते रहे, तब वो अच्छी ग्रुप में डाल दीजिए। देखते हैं। अच्छा वो वीडियो हम पोस्ट कर देंगे, सारा वीडियो बन रहा है, वीडियो पोस्ट कर देंगे। ओके सर क्योंकि ये स्टेप वगैरह थोड़ा सा चाहिए सर। ठीक है, इसका हम भेज देंगे, इसका हम करवा देंगे, इसका अरेंज कराते हैं, ये पूरा जो है डब्ल्यू एंड फोर्स बीम का, इसका हम पूरा भेज देते हैं, नोट्स ही भेज देंगे, लेकिन पता नहीं मोबाइल में खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, देखना पड़ेगा, हम खुद ट्राई करके देखेंगे। सर वो एक वो सर जंक्शन